आपका मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी उपचुनाव, इसे आप भले ही एक आम उपचुनाव की तरह ही माने, लेकिन ये मेरी नज़र में यह सिर्फ एक मामूली सा साधारण सा उपचुनाव नहीं है, बल्कि समाजवादी विचारधारा, समाजवादी पार्टी और समाजवादी संघर्ष के दूसरे काल की शुरुआत है। अखिलेश यादव पहली बार बिना मुलायम सिंह के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुलायम सिंह के ना रहने के बाद ये कोई पहला चुनाव है जिसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। ये बात खुद अखिलेश यादव ने आज कही। लंबे समय से हार का सामना कर रहे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को कॉन्फिडेंस बचाए रखने के लिए एक बड़ी जीत की जरूरत है। शायद इसीलिए उन्होंने मैनपुरी से तमाम तरीके के चीज़ों को दरकिनार करके अपनी धर्मपत्नी डिंपल यादव पर दांव खेला है या उन पर भरोसा जताया है। मैनपुरी नेताजी मुलायम सिंह की जन्मभूमि के साथ कर्मभूमि भी है और यहाँ के लोगों की संवेदनाएं उनसे सीधी जुड़ी हुई हैं। मतलब मैनपुरी मतलब ये इलाका, वैसे तो सैफई है और सैफई इसी इलाके में मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की संवेदनाएं नेता इससे सीधे जुड़ी हुई हैं। उपचुनाव में सहानुभूति फैक्टर किसी भी फैक्टर पर भारी पड़ता है और मैनपुरी चुनाव में भी ये लहर, ये सहानुभूति फैक्टर महसूस किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं निकाला जा सकता कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ पर सब शांति है, सब कुछ ठीक है और सपा की राह आसान है। दरअसल यहाँ सहानुभूति फैक्टर के साथ एक और फैक्टर काम कर रहा है और वह फैक्टर है चचा शिवपाल का फैक्टर। शिवपाल का झंडा जसवंत नगर विधानसभा सीट पर मजबूती से गड़ा है। पिछले चुनाव में शिवपाल की विधानसभा से लंबी मार्जिन से जो जीत हुई, उसको लेकर अपने आप में एक अलग तरीके के समीकरण वहाँ बने और ऐसे में आज के नामांकन में, जब आज डिंपल यादव ने मैनपुरी में नामांकन किया, शिवपाल की नामौजूदगी बहुत कुछ बयां कर रही है। शिवपाल लखनऊ में हैं और किसी अज्ञात स्थान पर हैं, अज्ञातवास पर हैं, ये कहा गया। पार्टी की तरफ से किसी भी तरह से बयान की पूरी तरह मनाही है, यानी पार्टी मतलब प्रसपा की तरफ से इस संदर्भ में कोई बयान ना देने के लिए सभी नेताओं को रोका गया है। शिवपाल ने नामांकन के बाद नामांकन के बाद ना तो कोई सहमति दी और ना ही नाराजगी जाहिर की। बहुत नॉर्मल तरीके से वो, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, कुल मिला के यूं कहा जाए। अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ मैनपुरी गए और आज उन्होंने साधारण तरीके से नामांकन कराया। उनका खुद ये बार बार इस बात पर जोर था कि बहुत सादगी से नामांकन कराया, क्योंकि नेताजी का अभी निधन हुआ है तो भीड़ भाड़ ढोल नगाड़े इनसे परहेज की उन्होंने। ये बात खुद अखिलेश यादव ने कही। नामांकन के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि अपने आप में ये महत्वपूर्ण है और मंथन में यही सारे जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, इन्हीं पर हम आज बात करेंगे कि क्या वास्तव में मैनपुरी में जो शिवपाल फैक्टर है वो क्या कोई खेला करने वाला है। जैसा मैंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी का नामांकन कराया। तेज प्रताप यादव, जिनको कहा जा रहा था मुलायम सिंह के पोते, बड़े भाई के पोते, तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद रहे हैं और बाद में जब नेताजी मैनपुरी लड़ने आया आजमगढ़ छोड़कर, तो उनको फिर सीट खाली करनी पड़ी और तेज प्रताप का नाम भी था कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगाए हुए थे, युवा नेता हैं। तेज प्रताप यादव आज नामांकन में थे, प्रस्तावकों में थे, रामगोपाल यादव थे, बड़े परिवार के। ये बार बार कहा गया कि परिवार एकजुट है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव और उनके परिवार का कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। कागजी लिखा पढ़ी में जरूर ये था कि नामांकन के जो दूसरा सेट है उसमें आदित्य यादव का नाम है, ऐसा कहा गया, लेकिन कहीं आदित्य यादव
या शिवपाल यादव का कोई भी परिवार का सदस्य, आदित्य यादव, शिवपाल यादव कोई नज़र नहीं आए। इसको लेकर मैनपुरी में जो समाजवादी पार्टी का खेमा है उसमें बेचैनी है और ये माना जाता है कि शिवपाल यादव मैनपुरी में एक बहुत बड़ी स्वीकार्यता है शिवपाल की, तो अपने आप में ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। अखिलेश यादव ने नामांकन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें डिम्पल यादव, अखिलेश यादव ने अपनी बात को रखा, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अखिलेश यादव ने खुद कमान ले ली और पत्रकारों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाई शिवपाल सिंह यादव नाराज हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार एक है। पत्रकारों ने कहा कि तेज प्रताप यादव को टिकट न मिलने से कार्यकर्ता नाराज हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार एक है। तेज प्रताप खुद बैठे हैं, पूछ लो। तेज प्रताप ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना तो मुस्कुराए और ना हाँ की ना की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। ये चुनाव मैनपुरी का उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। नेताजी और इस क्षेत्र की जनता से सीधा सीधा लगाव रहा है। नेताजी की अपनी शुरुआत और राजनीति का पूरा संघर्ष यही मैनपुरी से और मैनपुरी की जनता के साथ और उन जनता के सहयोग और आशीर्वाद से ही आगे बढ़े हैं। आज जब नेताजी बीच में नहीं है, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। ये चुनाव मैनपुरी का उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेता अखिलेश यादव ने खुद कहा इस बात को लेकर कि भाई नेताजी के निधन के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है, और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप लोग भारी बहुमत पूरा एक थोक वोट डिम्पल यादव को दें। ये बात उन्होंने कही, बड़ी महत्वपूर्ण है। डिम्पल यादव ने भी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव। धन्यवाद। डिम्पल यादव कह रहे कि नेताजी यानी उनके ससुर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद उनके साथ सदैव रहा, और डिम्पल यादव विरासत अपने ससुर नेताजी मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह की विरासत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। धरती पुत्र की विरासत संभाला इतना आसान काम नहीं है। वो धरती पुत्र ही थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, अपने आप को खड़ा किया, परिवार को इस लायक बनाया कि आज कम से कम टिकट के लिए आपस में लड़ झगड़ सकते हैं। ये नेताजी का करिश्मा था। नहीं तो आज अगर वो राजनीतिक रूप से इतने चेतना वाले व्यक्ति नहीं होते, इतने मजबूत व्यक्ति नहीं होते, तो आज परिवार ही कहाँ होता, तो कहाँ फिर ये टिकट का झमेला और तमाम चीज़ें हो रही होती। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये चुनाव, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी की दशा दिशा, उत्तर प्रदेश में उसकी भूमिका तय करेगा। ये निश्चित तौर पर ये होने जा रहा है। और मैनपुरी चुनाव को जहाँ तक मैं जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत हल्के में नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी भी कोई वाकवर देने नहीं जा रही। रुख देखना होगा बहुजन समाज पार्टी का। कांग्रेस पार्टी तो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव या उनके परिवार का कोई व्यक्ति जहाँ खड़ा होता है वो एक तरीके से ट्रीटी है उनके बीच में एक संधि है कि वो नहीं खड़ा करते। और समाजवादी पार्टी भी सोनिया, राहुल, प्रियंका ये कहीं भी लड़े तो उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राजभर वोट वहाँ बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है। वहाँ पर इटावा से प्रत्याशी लाकर मैनपुरी में खड़ा किया, ऐसी पिछले दिनों जानकारी आई। मंथन की शुरुआत करते हैं, मेहमानों का परिचय कराते हैं। इससे पहले हमारे राजनीतिक संपादक शबी हैदर ने लखनऊ में
प्रसपा कार्यालय के बाहर से इस पूरे चुनाव को समझाने की कोशिश की। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने जिस राजनीतिक मशाल को जलाया था, अब वो मशाल, वो बेटेन उनके बेटे अखिलेश यादव के हाथ में है। उपचुनाव में अखिलेश यादव ने जो दांव खेला है वो अपनी धर्मपत्नी डिंपल यादव के ऊपर खेला है। डिंपल यादव ने आज लाव लश्कर के साथ, परिवार के साथ मैनपुरी उपचुनाव में अपना पर्चा दाखिल कर दिया। बात अब ये देखने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से कौन सा और कैसा उम्मीदवार देती है। वहीं मैनपुरी उपचुनाव का जो सबसे अहम पहलू है वो शिवपाल यादव को लेकर है। शिवपाल यादव की आज नामांकन के दौरान गैर मौजूदगी साफ तौर पर संकेत दे रही है कि शिवपाल यादव इस पूरे प्रकरण से खुश नहीं हैं, लेकिन वो अपनी नाराजगी सार्वजनिक मंच से जाहिर भी नहीं कर रहे हैं। शिवपाल यादव आज लखनऊ में हैं, लेकिन किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां उनसे कोई भी संपर्क नहीं कर सकता है। इस वक्त हम शिवपाल यादव की जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसके हेडक्वार्टर पर हैं और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कार्यालय में जो है सन्नाटा है और किसी की भी आवाजाही पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है और जो लोग कार्यालय के अंदर हैं उनको किसी भी बिंदु पर बोलने से साफ मनाही है। यानी कि शिवपाल यादव ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ना उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और ना ही उन्होंने अभी सार्वजनिक मंच से अपनी सहमति प्रदान की है। देखने वाली बात यही होगी कि क्या मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल यादव कोई बड़ा खेल करते हैं या फिर एक बार फिर वो मौन सहमति से सब कुछ जो हो रहा है उसको हो जाने देंगे और खुद को समय के हवाले छोड़ देंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हजारों गम सहे लेकिन न निकला आंख से आंसू, हम अहले ज़र्फ हैं, पीते हैं छलका या नहीं करते। लखनऊ में कैमरामैन हैदर जैदी के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर। क्या बात है, एक शानदार शेर के साथ सभी ने शिवपाल का दर्द भी बयां कर दिया और जो यादव परिवार के अंदर की अंतर कथा को भी बताने की कोशिश की है। एक शिवपाल फैक्टर इस चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने इस बात को बहुत साइजगी से, बहुत संजीदगी से, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को समझाया है। मंथन शुरू करते हैं और मेहमानों को परिचय कराते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से राजेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन आपका। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, बीजेपी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार के न्यूज़ के दर्शकों को वक्त देने के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आपका, धन्यवाद। और राजनीतिक विश्लेषक, अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, शिक्षाविद, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। थोड़ी देर में लखनऊ के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मंथन की शुरुआत आज मनोज यादव जी से ही करते हैं। मनोज जी, मैनपुरी में अब समाजवादी पार्टी का सर्वस्व दांव पर लग गया। ये नेताजी के निधन के बाद या बगैर नेताजी के पहली बार समाजवादी पार्टी मैदान में जा रही है और अखिलेश यादव इस बात को लेकर संजीदा भी हैं, उस बात को कह रहे हैं। बार बार उन्होंने मैनपुरी वासियों से कहा कि बहुत सारा वोट दे दीजिए डिंपल यादव को, यही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक सेंटिमेंटल मसला तो है ही नेताजी को लेकर वहां पर, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और आपके मुखिया चक्रव्यूह में फंसे हैं? देखिए दुर्गेश जी, हम आज जो डिबेट कर रहे हैं वो इस देश के नहीं अपितु विश्व के समाजवादी विचारधारा को ले चलने वाले एक ऐसे लीडर की कहानी है, जीवंत ऐसा एक अध्याय है जिसको बामुश्किल लोग छू पाए होंगे। एक छोटे से किसान परिवार से जन्मे और अपने बूते, चाहे वो कुश्ती का दंगल रहा हो, चाहे मास्टरी का दंगल रहा हो और फिर चाहे राजनीति का दंगल रहा हो, उसको उन्होंने अपने ही अंदाज में, किसी की कोई कॉपी नहीं की, कभी किसी की कोई नकल नहीं की, अपने अंदाज में उन्होंने उसको यहां तक लाके खड़ा किया।
और ऐसे महान शख्स की इस दुनिया में ना रहने के बाद समाजवादी पार्टी उनको ऐसी श्रद्धांजलि देना चाहती है जिससे कि कम से कम इस बार और आदरणीय नेताजी की आत्मा ये कह सके, समझ सके कि हाँ, हमारे उन कार्यकर्ताओं ने जो कुछ टाटा, बिरला, बजाज और अंबानी, अडानी के घर परिवार से नहीं आते, एक गरीब, छोटे छोटे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से आने वाले कार्यकर्ता आज मेहनत करके मैनपुरी के चुनाव को उस। मनोज जी, आवाज नहीं पहुंच रही है, मुझे लगता है कोई व्यवधान है। मुझे लगता है कि मनोज जी का नेटवर्क है, कुछ गड़बड़ा रहा है। राजेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज जी को बाद में लेंगे। राजेश चौधरी जी, अखिलेश यादव जो तमाम उपचुनावों में नहीं गए, लेकिन आज वो कह रहे हैं, मैनपुरी में पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि भाई आप यहाँ आएंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं रहूँगा, प्रचार करूँगा। लेकिन उन्होंने आज एक भावनात्मक अपील की वहाँ की जनता से और कहा कि भाई नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप डिम्पल यादव को भारी मतों से जिताएं। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी उपचुनाव को लेकर क्या नजरिया रखती है राजेश जी? दुर्गेश चौहान जी, उपचुनाव की घोषणा हुई, आज नॉमिनेशन किया समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव जी ने। तो आज मैं एक ऐतिहासिक घटना को याद कर रहा था। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था और औरंगजेब ने जब उसे जेल के अंदर डाल दिया तो उसी जेल की खिड़की से वो ताजमहल को निहारा करता था और कहता, सोचता होगा कि मैंने कैसा बेटा पैदा किया कि मुझे ही शासन के लिए, सत्ता के लिए जेल के अंदर डाल दिया है। तो नेताजी का जीवन भी लगभग वैसा ही रहा है। अंतिम समय पर जिस तरह से अपदस्थ करके उन्हें समाजवादी पार्टी को हथियाने का पूरा घटनाक्रम हुआ, वो मैनपुरी की जनता के दिल में बड़ी पीड़ा है, बड़े दुखी हैं वहां के लोग। वो जानते हैं इस कैरेक्टर को कि नेताजी, दुनिया नेताजी का सम्मान करती थी, हम भी करते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे, अपने पुरुषार्थ के दम पे, अपने पराक्रम के दम पर अपना राजनीतिक वजूद खड़ा किया देश के अंदर। देश की राजनीति में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान था। उनको अपमानित यदि किसी ने करने का काम किया तो वो अखिलेश यादव ही है, दूसरा किसी ने अपमानित नहीं किया उनको। उनके खुद के बेटे ने, केवल इसलिए कि पार्टी को हथियाना था। ये एक प्रश्न मैनपुरी की जनता के दिल में आज है, ये पीड़ा है। और आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला। कैसा समाजवाद है ये? नेताजी ने तो कितने नेता बना दिए, कितने एमएलए एमपी खड़े कर दिए, कितने लोगों को मिनिस्टर बना दिया। आज उस समाजवाद को वंशवाद पर ला करके खड़ा अखिलेश यादव जी ने कर दिया है। ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम वंशवाद की है। मैनपुरी की जनता सब जानती है, ये झूठे ढंगोसले, ये इमोशन का जो कार्ड खेलने की ये कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चलने वाला है। वक्त निकल जाता है पर बात बनी रहती है। इतिहास कभी झुटलाया नहीं जा सकता। नेताजी ने जो किया था वो दुनिया के सामने, और अखिलेश यादव जी ने जो किया है वो भी सबके सामने। मैनपुरी की जनता जवाब देगी और ऐसा परिणाम आएगा कि आप भुचक के रह जाएंगे। लाखों मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। मैं तो ये कह ही रहा हूं कि आप लोगों ने चक्रव्यूह में घेरने की तैयारी कर ली है राजेश चौधरी जी। मैं तो कह ही रहा हूं, अपने शुरू में जो मंथन का विषय ही लेकर आया हूं। मनोज यादव जी, चूंकि नेटवर्क गड़बड़ा गया था इसलिए आपसे बीच में संपर्क टूट गया था। इस बीच हमने भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश चौधरी जी को आमंत्रित किया। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर एक तो उन्होंने औरंगजेब वाला मसला कहा कि भाई अखिलेश यादव किस मुंह से मैनपुरी की जनता में वोट मांग रहे हैं। जैसे औरंगजेब ने कैद कर दिया था अपने पिता को, वैसे उन्होंने एक तरीके से राजनीति से अपदस्थ करके अब वो किस मुंह से वोट मांगने गए। सिंपैथी कार्ड वहाँ चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें जवाब देगी। और मुलायम सिंह ने तो सैकड़ों एमपी एमएलए पैदा किए। अखिलेश यादव को डिम्पल के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी वहां नहीं मिला। मनोज यादव, दुर्गेन जी, हम बीजेपी से यही उम्मीद भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका शिक्षा, इनका संस्कार, इनकी राजनीति बड़ी ही गंदी है। इतनी गंदी है कि ये उन विषयों पे, उन मुद्दों पे, उन डेवलपमेंट पे बात नहीं कर सकते। ये जानते हैं क्या बात करेंगे? ऐसी चीजें जो बातें शायद सोचना भी पाप लगता है। राजनीति कर रहे हैं ना। और मैंने एक ऐसे नेता की बात की, आप कह रहे हैं नेताजी का हम सम्मान करते हैं। भाई कह तो रहे हैं नेताजी का सम्मान करते हैं हम,
तहे दिल से वो सर्वहारा समाज के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। कह रहे हैं मनोज जी। सुनिए, अरे अब मैं मतलब अब माफ करिएगा, मुझे वो शब्द कहते अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं मत कहिएगा, कोई ऐसा शब्द मत कहिएगा जो किसी को बहुत अच्छा ना लगे, प्लीज। मैं कहूँ नहीं मैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा जी। यही भाजपा है जिस व्यक्ति, जिस नेता के खिलाफ कोई हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज था, और यही भाजपाई आरएसएस के लोग उनको किस शब्द से पूरी राजनीति भर 1991-92 से लेके और 2022 तक किस तरह बोले हैं, किस शब्द से उनको व्याख्यानित किया, ये क्या बात किसी से छिपी है दुर्गेन जी? क्या मैं शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पे जिनका चाल और चरित्र एक जैसा नहीं रहता। मैं गरीब परिवार का बच्चा मैं हूं, समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा हूं, और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब पिछड़े किसानों की और सवर्णों की, वो भी जो आज नहीं है उस स्थिति में, उन सब की बात उठाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। तो क्या हम गंदी बात बोलना शुरू करते हैं राजनीति में? यह हमारी परंपरा रही। मैं इससे इतर एक बात कहना चाहता हूं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, नेताजी का जो अंतिम राजनीतिक समय था, आज मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं, और इस बात को समझिएगा, वो परिस्थितियां बड़ी विकट थीं। आदरणीय नेताजी की उम्र हो चली थी, ये बात किसी ने आज तक नहीं कही जी। आदरणीय नेताजी एक बात को 4 बार कहते थे, एक बात को 4 बार कहते थे, उम्र के कारण, और कोई बात नहीं थी, उनकी इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं थी, और इंसान को कह के वो चीजें भूल जाया करते थे। हर उम्र के व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, जो 80 साल पार कर जाता है, 80 साल का होता है, उसके साथ अमूमन ऐसा होता है। ये समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ी समस्या थी, औरंगजेब बना दिया, क्या कह दिया, कितनी, मतलब अभी मैं कह दूं कि वो अटल जी के साथ आपने क्या किया, अटल जी कहां पड़े रहे, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं शोभा देता ना, मैं कहूंगा अपने मुंह से कौन सा नेता चर्चा डिरेल हो जाएगी मनोज जी, चर्चा डिरेल हो जाएगी, कृपया जी। लेकिन बीजेपी ने हमारे नेता की, और जो हमारे नेता अब इस दुनिया में नहीं है, उन दोनों लोगों के बारे में एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया जो शर्मसार करता है हमारी सोच को और गंदी विकृत मानसिकता को प्रस्तुत करता है। मैं आज आपके चैनल पे एक बड़ी बात कर रहा हूं, आज मैनपुरी पे डिबेट कर लीजिए, और आप याद करिए मनोज यादव का वो वक्तव्य, कल 15 तारीख है, और 15 तारीख को मैं दुर्गेन चौहान जी के साथ उत्तर प्रदेश की गड्ढा मुक्ति की सड़क पे डिबेट करूंगा। मुझे याद है, मुझे याद है, मैं तैयार हूं, मुझे याद है, कल मैं डिबेट करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके टीवी चैनल पे 8 बजे कल मैनपुरी की सड़कों का, स्पेशल पूरे प्रदेश की बात ही नहीं करते, सिर्फ मैनपुरी की सड़कों को हाल बदहाल, अच्छाई बुराई आपके चैनल पे दिखाएंगे। मैनपुरी पे ही चर्चा करेंगे, लेकिन वहां के गड्ढा मुक्ति पे चर्चा करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप आज हमारे नेता ने भी कहा, हमारे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि हम सिंपैथी पे चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम बीजेपी को चैलेंज करते हुए कह रहे हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पे, जिलों पे, जो जिस जिले का रोल मॉडल डेवलपमेंट का ला के मैनपुरी में चुनाव लड़ना चाहती है, वो उसका स्वागत है, हम स्वागत करेंगे। और हम कोई ऐसी भाषा नहीं का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि किसी पार्टी के व्यक्ति को, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इस तरह मनोज भाई राजेश यादव और प्रोफेसर साहब को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। लगभग मोटे तौर पे आपकी बात आ गई। राजेश यादव जी, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि परिवार एक है, एक है, एक है, और शिवपाल जी यादव अंतर्ध्यान हो गए। अब कहीं कार्यालय में, जैसा हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने बताया कि कार्यालय में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, शिवपाल जी है नहीं, नामांकन में गए नहीं, राम गोपाल जी दावा कर रहे हैं कि बहू पे आशीर्वाद है चचा का। शिवपाल फैक्टर तो है ना मैनपुरी में महत्वपूर्ण। राजेश यादव, राजेश जी सवाल समझ लिया आपने? आपसे सवाल है राजेश जी, बोलिए, अनम्यूट करिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही राजेश जी की। राजेश जी को बाद में लेते हैं। प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव चक्रव्यूह में फंसे हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सिंपैथी चलनी नहीं है, वंशवाद बनाम राष्ट्रवाद है। वो कह रहे हैं समाजवाद को वंशवाद में अखिलेश यादव ने लाके खड़ा कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब नेताजी थे तब भी वंशवाद का आरोप लगाती थी।
प्रोफेसर साहब? दुर्गेन जी, जहां तक अगर आप देश के चुनावों का और विशेष रूप से उपचुनावों का ये आप ट्रेंड देखते हैं तो पूरे देश में लगभग सिंपैथी वेव तो चलती ही है। ऐसा देखा गया है इस देश में, क्योंकि जिस किसी को भी जिताती है जनता और उसके असमय चले जाने की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से वृत्तियां आती हैं, ऐसी टेंडेंसीज दिखती हैं। ऐसी अभी देखिए, अभी आपके सामने चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव भी हुए हैं और वहां भी वही है। लखीमपुर में भी हुआ चुनाव, वहां भी सिंपैथी ट्रेंड वाला मसला भी रहा वही है। सिंपैथी का ट्रेंड आता है। और जब एक टावरिंग पर्सनालिटी जैसे मुलायम सिंह यादव जैसी पर्सनालिटी राजनीतिक परिदृश्य से हटती है तो इतना साधारण नहीं है उनका एकदम से विलोपित हो जाना। मैनपुरी की जनता के साथ उनका जो जुड़ाव है वो व्यक्तिगत जुड़ाव है। और ये आपने देखा होगा कि अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज मुलायम सिंह जी की व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा करने वालों की संख्या असीमित है जी, क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से संपर्क रखे हुए थे। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में ये सिंपैथी वेव तो चल जाएगा, लेकिन वो 2024 तक चल जाएगा या उसके बियॉन्ड चल जाएगा, इस पर मुझे गंभीर संदेह है। वो बात आगे आएगी। यह चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा जाएगा, लेकिन अगला चुनाव उनके नाम पर नहीं लड़ा जा सकेगा। यह एक बड़ा फैक्टर सामने आने वाला है। लेकिन अभी इस चुनाव में मेरा अनुमान तो यही है कि कैंडिडेट पे तो नहीं जाया जाएगा, चाचा भतीजे की लड़ाई पर भी नहीं जाया जाएगा। ये पूरा का पूरा चुनाव मुलायम सिंह जी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। लड़ा जाना भी चाहिए और वो लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी कुल मिलाकर अगर इससे अच्छा प्रदर्शन कर नहीं सकती है पूरे प्रदेश में, जितना अच्छा प्रदर्शन वो मैनपुरी में कर सकती है। तमाम कारण है। 1996 से निरंतर मुलायम सिंह यादव जी और उनका परिवार इस सीट पर रहा है और इस सीट से समाजवादी पार्टी की जो अपनी प्रेजेंस रही है, मुझे लगता है कि वही प्रेजेंस उनको अभी मदद कर सकती है। इस बार अंतिम बार मुझे लगता है कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का इस बार परचम फहराएगा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, ये भी मेरा विश्वास है। राजेश यादव जी, राम गोपाल जी का कहना है कि भाई चचा शिवपाल का आशीर्वाद बहू के साथ है, लेकिन शिवपाल जी लखनऊ में रहे, कोई बातचीत नहीं, कोई बयान नहीं, कहीं कुछ नहीं, लोगों के संपर्क में नहीं रहे, बल्कि अंतर ध्यान है वो। और वो या उनके बेटे कोई वहां नामांकन में गए नहीं। अखिलेश यादव लगातार कहते रहे कि परिवार एक है। परिवार किस तरह एक है राजेश यादव जी, जरा बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा ठीक करिए अपनी आवाज को। अब आ रही है आवाज? हाँ बोलिए राजेश यादव जी। अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो मैं आपके चैनल पे कैसे आता? हाँ, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। अखिलेश जी से अनुरोध करते हैं कि उनके वो सगे चाचा हैं और सगे चाचा और उनके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनका सम्मान बरकरार रहे। मैं अखिलेश जी को प्रार्थना करता हूं कि अपने चाचा को चाचा बना के रखें, यही मेरी प्रार्थना है। और वो तो इतने उदार हृदय है कि बहुत सी पार्टियों ने अप्रोच किया होगा, बहुत से लोग अप्रोच करते हैं कि चुनाव लड़ जाओ। आप देखिए, शुरू से समाजवादी पार्टी को पकड़ा है, विधायक भी सपा से है और आज तक उन्होंने सब कुछ नछावर कर दिया। यहां तक कि अकेले एक सीट दी गई उनको, जबकि 15 सीट के वो हकदार थे। वो जसवंत नगर के अलावा कोई सीट नहीं ले पाए, लेकिन उनकी निष्ठा अपने भतीजे के प्रति बरकरार रही। मैं चाह रहा हूं जो लोग बीच के हैं, बिचौलिए हैं, भले उनके खास रिश्तेदार हों, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति को, चाचा भतीजे को। राजेश जी, इशारा किस तरफ है भाई? इशारा किस तरफ? कब तक इशारा में बात करेंगे? नहीं, मैं सीधे कह रहा हूं कि जो लोग परिवार के लोग हैं, कुछ लोग वो नहीं चाहते हैं कि चाचा भतीजे हो जाए, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। अब अपनी दुकान को बंद होता देख के वो एक तरीके का कृत्रिम परेशानी पैदा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आज के दिन कहीं भी बीमार हो सकता है, परेशान हो सकता है, मेंटली परेशान हो सकता है इसीलिए वो माननीय अखिलेश यादव जी की अपनी बहू के नामांकन में ना आ पाए हों। लेकिन मेरे इस हिसाब से उनका आशीर्वाद
अगर ना होता उनके साथ तो जरूर कोई न कोई स्टेटमेंट अब तक दे चुके हो। आप प्रसपा के मुख्य प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, आधिकारिक रूप से आप कोई बयान देना चाहेंगे मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कि शिवपाल यादव और आपकी पार्टी डिंपल यादव के साथ में है? नहीं, मैं आधिकारिक रूप से इतना ही कहूंगा कि चाचा भतीजे में बहुत ही गहराई का रिश्ता है। अभी कुछ दिन पहले ही हम भी थे, चाचा भी थे और भतीजे भी थे। मुख्यमंत्री जी के एक सिक्योरिटी ऑफिसर है शिव कुमार जी, तीनों लोग एक साथ बैठे थे, एक ही सोफे पे बैठे थे। आखिर में उनका जो प्यार मैंने देखा उससे मैं पूरा विश्वास है कि वो अपने भतीजे को, उन्होंने तो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। ये तो बहुत दिनों से कह रहे हैं। क्या फिलहाल में कहा क्या उन्होंने? नहीं, मैंने तो कहा ना कि अगर वो मुख्यमंत्री वाली बात आप माननीय अखिलेश जी से भी पूछ लीजिए, आप तो गवाह है इसके। नहीं, आपकी पहुंच है, हम लोगों की पहुंच उतनी नहीं है भाई। राजेश जी कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आप सुन लीजिए भाई साहब, तीनों लोग एक सोफा पे बैठे थे जी। और जब वो इतने प्यार से उनको सम्मानित कर रहे थे, उनको हमसे बोले कि राजेश जी उठ जाइए, हमारे चाचा आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। चाचा के लिए उन्होंने मुझे आदेश दिया कि सीट छोड़ दीजिए, और वो अपने बगल में उन्होंने बैठा लिया। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, आने वाले दिनों में चाचा भतीजे की ये जोड़ी केंद्र में बहुत बड़ा गुल खिलाएगी। एक ब्रेक का इशारा हमारे सहयोगी कर रहे हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के तुरंत बाद हम इस चीज़ को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि भाई ये उपचुनाव तो लग रहा है कि सिंपैथी पर जाएगा, लेकिन चाचा भतीजे का समीकरण कहाँ उलझ रहा है, क्या मसला है, इस पर भी जवाब लेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। शुभ दिन मंगल फिर ये आया, शुभ दिन मंगल फिर ये आया, उत्सव है चौर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उम्मीदों को नए पंख मिल रहे, सपनों को आकार, रोजगार की राहें खुली, नए अवसर मिले अपार। समृद्ध किसान से मान बड़ा हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य सुधार, शहरों से है गांव जुड़ रहे, विकास की आए बयार। देवभूमि संपन्न बन रही, आई है अब नई भोर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। संकल्प नई उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन। इस दौरान उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक समझ रखने वाले प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोस्वामी जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार वक्त देने के लिए। और आपसे भी एक सवाल यही कि क्या मुलायम सिंह के बाद जो पहला उपचुनाव या कोई भी चुनाव पहला समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है, कितनी मुश्किलें हैं, कितना आसान है, क्या किस तरह देख रहे हैं मैनपुरी उपचुनाव को? क्योंकि मैनपुरी की ही चर्चा है, रामपुर का उपचुनाव आजम खां की सीट, उस पर कोई चर्चा कर नहीं रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा प्रेस्टिजियस चुनाव है। हालांकि वो समाजवादी पार्टी का लगभग 3 दशकों से वो अपना गढ़ है, वहां उस पर कब्जा रहा है, यादव बाहुल्य सीट है, सारी चीजें, सारे समीकरण पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। लेकिन इस बार क्योंकि मुलायम सिंह जी नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह जी के रहने से मुलायम सिंह जी की कर्मभूमि रही है, वो वहाँ मैनपुरी से वहाँ उन्होंने अपना अध्यापन कार्य किया, शुरुआत की उन्होंने। मुलायम सिंह का मजबूत गढ़ है, मुलायम सिंह के वहाँ के एक एक व्यक्ति से उनके निजी, नितांत निजी संबंध, एक एक व्यक्ति को बाय नेम वो जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी के उस गढ़ को भेदना कोई बहुत आसान नहीं होगा, चाहे कितनी भी कोशिशें की जाए। 3 दशकों से कोशिशें होती रही हैं। गोस्वामी जी, लेकिन पिछली बार मायावती और मुलायम सिंह साथ है, उसके बाद भी मार्जिन बहुत घटा है, 1.25 लाख के आसपास, मुझे लगता है लाख से ऊपर ही थोड़ा नेताजी जब थे तब ये भी काफी नीचे आया था। 94 या 96 हजार से जीते थे, जबकि लाखों से 1 लाख से कहीं ज्यादा, 1.5 लाख, उससे ज्यादा, 4 लाख 5 लाख हुआ होता था, लेकिन काफी नीचे हो गया था वो। निश्चित रूप से मैं वही बात दुर्गेन जी आपसे कहने जा रहा हूं कि लेकिन इस बार इसलिए महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए क्योंकि आजमगढ़ वो एक गढ़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दरका दिया। रामपुर जो 3 दशक से ज्यादा वहां आजम खां का समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, वो दरक गया। ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई चीज इधर से उधर हो गई तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए वो कहीं ना कहीं नुकसानप्रद होगा। एक क्योंकि राजनीति परसेप्शन की होती है, और जो परसेप्शन अगर ये बिगड़ता चला गया तो 24 के लिए एक दिक्कत तलब चीज होगी। सवाल ये है महत्वपूर्ण कि वहां, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि मुलायम सिंह जब तक लड़ते रहे, शिवपाल सिंह अलग भी हो गए, तो भी वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से, आवाज आ रही है? हाँ, आप बोलिए, कंप्लीट करिए जी। हाँ, चूंकि बीच में डिस्टर्ब हो गया, तो वहां रहा है। शिवपाल जी का अभी तक नजरिया स्पष्ट नहीं हुआ है जी, भले ही वो वहां पर अपना प्रत्याशी खड़ा करें अथवा न करें बहू के खिलाफ, लेकिन अगर वो निश्चित रूप से अगर वो निष्क्रिय रहे या वो तटस्थ भूमिका में रहे तो भी समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा लाभ लेने की कोशिश करेगी। ये सबसे बड़ी चिंता भारतीय समाजवादी पार्टी के लिए है। हालांकि अखिलेश अब इस चुनाव में निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि 2 चुनाव का हश्र देख चुके हैं कि वहां न जाने से जो एक टेम्पो बनता है, जो एक माहौल बनता है, एक वहां लोगों में उत्साह आता है, वो कमी आती रही, और शायद उसकी नुकसान इन 2 चुनाव में, उपचुनाव में जो रामपुर आजमगढ़ के हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें वो पूरी तरीके से बड़ी सतर्कता से और पूरे प्रतिष्ठा के साथ उस चुनाव को वो भी देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने आज कहा भी, गोस्वामी जी, आज उन्होंने कहा भी इस बात को, पत्रकारों ने सवाल भी किया उनसे, तो उन्होंने आज इस बात को बहुत पुरजोर कहा कि नहीं, मैं रहूंगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं यहाँ तक कि कहा गया कि भाई मुख्य भूमिका वो निभाएंगे। तो ये बड़ी बात है अपने आप में। निश्चित रूप से अब वो 2 चुनावों की पराजय के बाद ये बात उनकी समझ में आ गई है कि हमारी खाली वहां जाना ही पर्याप्त होगा, हमारे जाने से कार्यकर्ताओं का मनोबल और उत्साह बढ़ेगा, तो इसमें वो रहेंगे। इस बार उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, ये भी एक वजह है। दूसरी एक बात ये है कि उन्होंने वहां 2 वोट बैंक बड़े प्रभावी हैं। यादव वो 3.5 लाख के करीब मतदाता है वहां, वही उसके साथ लगभग 2.25 लाख के करीब जो है वो वहां पर निश्चित रूप से शाक्त है, तो अपनी शाक्त को उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष वहां बना दिया है। तो समीकरण तो वो पूरे साध रहे हैं,
लेकिन शिवपाल जी का एक जो फैक्टर है, जसवंत नगर सीट वो भी आती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कितना उसमें भूमिका होगी, वो कितना मोटिवेट करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। बड़ा सवाल कि शिवपाल की भूमिका, मोटिवेशन, और अगर निष्क्रिय भी रहते हैं तो प्रमोद जी कह रहे हैं कि वास्तव में ये भी समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत का सबब है। राजेश चौधरी जी, अभी तक आप प्रत्याशी नहीं तय कर पाए, काफी मंथन चिंतन चल रहा है आपके यहाँ, लेकिन प्रत्याशी तो अब तक आ जाना चाहिए मुझे लगता है। और जो आप कह रहे हैं खाली वंशवाद और राष्ट्रवाद, इस पर तो मैनपुरी नहीं जीता जा सकता, खाली राष्ट्रवाद पे क्या समीकरण, क्या तैयारी, क्या उम्मीदें? क्या शिवपाल सिंह यादव को लड़ा सकती है बीजेपी? अपर्णा यादव को लड़ा सकती है? बहुत सारे नाम हैं, हालांकि बहुत, अब ऐसे में बड़ा मुश्किल कहना होगा कि ये लोग लड़ने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे। पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है और एक धारा प्रवाह संगठन की एक्टिविटीज भारतीय जनता पार्टी की जारी रहती हैं। और हमारा जो प्रत्याशी होता है सॉरी, वो तो होता है चुनाव चिन्ह, कोई व्यक्ति आएगा ये कोई मायने नहीं रखता है। और यदि मैनपुरी की हम बात करें तो मैनपुरी के जितने भी आंकड़े हैं आज समाजवादी पार्टी के फेवर में नहीं है। आपने देखा 2019 का चुनाव, पूरे भीड़ के सामने एक बड़ी रैली में किस तरह से मायावती के पैर पकड़े गए, ये सबने देखा था। और उसके बावजूद भी 90-94 हजार से नेताजी को विजयश्री प्राप्त हुई। एमवाई का फैक्टर लेकर के समाजवादी पार्टी चुनाव के मैदान में जा रही है। वहां मुझे लगता है 4-4.25 लाख के लगभग यादव वोट है, 50-60 हजार 70 हजार लगभग मुस्लिम वोट है। इसके बाद कोई आने वाला नहीं है। और वहां भी उसमें भी डिवीजन है, उसमें बड़ा डिवीजन है, सब जानते हैं। आज उन्होंने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, जब पत्रकार ने मैनपुरी के ने एक प्रश्न किया कि ये तेज प्रताप जी क्यों नहीं आपने लड़ाए, तो वो बौखला गए। किस तरह का उसको जवाब दिया, सुनी थी, मैंने जिक्र भी किया उसका। मेरी पूरी बात होने दीजिए। और एक शब्द तेज प्रताप के मुंह से नहीं निकला। परिवार में बंटवारा है, परिवार में विद्रोह है, और केवल इसलिए है कि वंशवाद। अरे यदि वो साथ में हैं चाचा शिवपाल, तो थे क्यों नहीं वहां? इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है? एक सेट में तो उन्हीं के बेटे का नाम था, आप ही कह रहे हैं ऐसा। जब वो प्रस्तावक थे तो वहां क्यों नहीं आए? तो ये मैनपुरी की जनता बखूबी जानती है। और आजमगढ़ से मजबूत नहीं है, आजमगढ़ में सारे विधायक समाजवादी पार्टी के थे, वहां हमने विजयश्री को वरण किया है। और मैनपुरी के अंदर 2-2 विधायक हैं दोनों पार्टियों के, हमारे भी हैं। जयवीर सिंह जी मिनिस्टर हैं, एक जनाधार वाले नेता है, और उनका एक लंबा इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी से संघर्ष करने का। आप चिंता मत करिए, परिणाम जब आएगा, हम और आप इसी चैनल पे बैठ करके डिबेट कर रहे होंगे, तो आप खुद स्वीकार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उस अवैध किले को भेद दिया है। आप देख रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति, मैं उनको सुन रहा था, बौखला गए एक छोटी सी बात पर। अरे इतिहास को कोई बदल सकता है क्या जी? मुलायम सिंह जी के साथ अंतिम समय में जो हुआ उसे कौन बदल देगा? अब आपको जब सुनने में बुरा लग रहा है तो पूरी घटना घटी होगी, तो मुलायम सिंह जी के हृदय पर क्या असर पड़ा होगा, और वहां की जनता के हृदय पर अपने नेता का अपमान देखते हुए क्या असर पड़ा होगा? आपको भी बुरा लगी मेरी बात, मुझे नहीं कहनी चाहिए थी या कहनी चाहिए थी, मैं नहीं जानता। पर इतिहास को कौन बदलेगा साहब? जिस तरह से उनको अपमानित करके हटाया, ये कौन बदल देगा? ये तो घटना घट गई, सत्ता के लिए हुआ सब कुछ। और आप देखिए 2012 में मुलायम सिंह यादव जी के कारण से समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, 2014 हुआ, 2017 हुआ, 2019 हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ, 2022 का चुनाव हुआ, कहीं तो देखिए जरा, कहीं आशा की किरण दिखी समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी को समाप्त करने के लिए ही तो अखिलेश यादव जी ने आगे कदम बढ़ाया। उनकी नीतियां ऐसी हैं कि स्वतः ही समाप्त हो जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि शिवपाल चाचा कहीं नजर नहीं आ रहे। और ये विशुद्ध रूप से राष्ट्रवाद और वंशवाद का चुनाव है, जनता अच्छी तरह से जानती है, और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। मनोज यादव जी, राजेश जी बहुत खम ठोक के कह रहे हैं, दमखम से कह रहे हैं कि भाई आप एका वका नहीं, बड़ी फूट है परिवार में। ये बात तो थी, खैर अखिलेश जी बार बार कह रहे थे कि भाई तेजू से पूछ लो, तेजू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, तो बात सही कह रहे हैं राजेश चौधरी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, आपने भी देखा होगा। और वो कह रहे हैं कि लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम वंशवाद है, तो मैनपुरी में राष्ट्रवाद बनाम वंशवाद की लड़ाई है क्या, होने जा रही क्या? मनोज जी अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए।
हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो एक कोई लाइनें हैं दो तीन, ठीक है, प्रभु को जिस नजरिए से जो देखता है उसको उस नजरिए से वो देखता है। तेजू जी नहीं बोले, ये एक संस्कार हो सकता है। तेजू जी बोल देते तो उनका वो संस्कार की जगह और कुछ हो सकता था। ये इस पे लेकिन बहस करने से कोई फायदा नहीं। नहीं। अखिलेश जी ने कहा ना, अभी तेजू जी बोलिए, बीच में अखिलेश जी ने चाहा हाँ कि वो ठीक है, बोले। हाँ तो वो नहीं बोले क्योंकि वो जानते हैं वही है वो ना, उनके जाकी चाचा रही हैं। भावना जैसी उनके ब्रह्म चाचा वृत्ति हैं। देखी तैसी। आप जो लाइनें बोलना चाहते थे मैं बता दे रहा हूँ। हाँ जाकी रही भावना जैसी। हाँ, चौधरी साहब से मैं अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ के कि बीच में डिस्टर्ब न करें, क्योंकि बड़े सेंसिटिव मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। राजेश जी, उनके लिए हो सकता है इंटरेस्टिंग हो कि बीच में वो कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे लिए नहीं। अभी वो आंकड़े गिना रहे थे, मैं और भी बिंदु रखूंगा दुर्गेश जी, लेकिन आंकड़ों पे आते हैं। 19 में 93,000 से जीते थे, 19 में 93,000 से जीते थे, तो उससे पुराना एक आंकड़ा चले जाओ, नेताजी मात्र 15-20 हजार से भी चुनाव जीते। एक बार तो 7-8 हजार से चुनाव जीते हैं विधायकी का। अब क्या करोगे? 7-8 हजार से मैनपुरी का चुनाव जीते, अब क्या करोगे? तो वो वाला उदाहरण देना चाहिए था। अरे 22 का उदाहरण कब दोगे मेरे भाई? 22 में चुनाव हुआ है, 5,86,963 वोट समाजवादी पार्टी को मिला है 5 विधानसभाओं में, और बीजेपी को मिला है मात्र 4,22,000 वोट। 1,64,011 वोटों का अंतर है, 1,64,011 वोट का अंतर है। आप 19 राजेश जी आऊंगा आपके पास। मनोज जी को जरा कंप्लीट कर दिया, आता हूं आपके आपने पास। बता दिया, यादव बता दिया हमारे पास कोई वोट नहीं है, तो ये 5,86,000 में यादव हटा दो, कितना वोट बचता है? किनका वोट था ये? आप हमारी पार्टी को, हमारे नेता को एक फैक्टर में रखना चाहते हैं, जो हमारा कैडर है उतने में ही रखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी मैनपुरी से चुनाव जीतने के कारण है। आप कह सकते हैं, पत्रकार महोदय हमारे प्रमोद जी कह सकते हैं यादव फैक्टर है, फलाना फैक्टर है, सब कोई सब कुछ कह सकता है, लेकिन भाई कोई कैमरा लगा के काम दिखाएगा मैनपुरी के, उस बीहड़ वाले टच एरिया को, जो बीहड़ से टच करता है उस एरिया को कोई दिखाएगा फोकस करके, जहां की सड़कें नहीं होती थी, जिस क्षेत्र को कोई पूछता नहीं था, डकैतों का एरिया कहा जाता था, उस एरिया को मुलायम सिंह यादव जी ने कैसा संवारा सजाया, इस बारे में कोई चर्चा करेगा? कि बुद्धिजीवी वर्ग सिर्फ बात करेगा वो परिवार है, ये यादव हैं, ये मुस्लिम है, बस इतने तक सिमटे हुए। कितनी विकृत मानसिकता को अब तक डेवलप करोगे मेरे भाई? उस बीहड़ के बारे में चर्चा कब होगी कि मुलायम सिंह यादव जी ने मैनपुरी में कैसे बेहतर सड़कों को बनाया, कैसे स्कूल बनाए, कैसे अस्पताल बनाए, कैसे स्टेडियम बनाए, उस पिछड़े हुए एरिया को कैसे उन्होंने डेवलप करके वहां के लोगों को आज बेहतर जीवन लाइफ देने का काम किया। इसलिए हम चुनाव जीतते हैं। आप बताओ ना एक रोल मॉडल जिला, आपकी भी तो गढ़ वाली सीटें हैं, आपका वो तो खैर शहरी क्षेत्र है जहां वैसे काम होता है, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे गोरखपुर हो, बताओ कोई एक बताओ सीट कि देखो हमने बिल्कुल दिशा और दशा बदल दी। आपके भी मुख्यमंत्री रहे हैं, चंदौली वाले मुख्यमंत्री जी रहे, चौहान साहब चंदौली वाले मुख्यमंत्री जी रहे हैं, चंदौली को ही रोल मॉडल बना दो, बता दो। आप राजनीति इस तरह की करते हो, मुझे शर्म आती है, और फिर शर्म आती है। मैंने अभी किसी ने कहा कि 36 साल से 26 साल से समाजवादी पार्टी, मैं आपके चैनल पे दावा कर रहा हूं और लिख के जा रहा हूं, आर्काइव में डाल दीजिएगा, समाजवादी पार्टी 2052 तक चुनाव जीतेगी, किसी की हैसियत नहीं। राजेश चौधरी जी बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं मनोज यादव। मनोज यादव कह रहे हैं कि 2052 तक जीतेगी, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काम बोलता है, खाली जाति धर्म संप्रदाय ये नहीं, काम बोलता है। मनोज यादव कह रहे हैं कि 52 तक। मैं इनके दावे की पोल खोल रहा हूं। 2014 में जब नेताजी चुनाव लड़े तो 6 लाख के लगभग वोट आए थे उनके, और भारतीय जनता पार्टी के 3 लाख वोट आए थे इसी मैनपुरी में। 2019 में जब चुनाव हुआ तो नेताजी के वोट आए 5,24,926 और भारतीय जनता पार्टी के वोट आए 4,30,537। और हर चुनाव का मित्र समीकरण अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो 2022 में आपको वोट करके गया है, उत्तर प्रदेश का चुनाव था, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव नहीं था। वहां ऐसे व्यक्ति की पत्नी चुनाव नहीं लड़ रही थी जो नेताजी का ही सबसे बड़ा अपमान करता था। आप
आपकी बौखलाहट इस बात को साबित कर रही है कि आप घबराए हुए हैं। तो अब मान लिए आप आजमगढ़ नहीं गए। अच्छा राजेश जी मनोज यादव कह रहे हैं भाई नेताजी 7,000 से भी जीते हैं, आपको बड़ा 7,000, 8,000, 10,000 उससे भी जीते हैं, तो उसका भी जिक्र करिए ना। पिता पुत्र के रिश्ते के बारे में मनोज जी राजेश जी को जरा बोले दिए। मनोज जी ये कांग्रेस नहीं है, बीच में काहे बोल रहे हैं भाई? ये कांग्रेस नहीं, समाज। मनोज जी राजेश चौधरी जी को जरा बोलने दीजिए। बोलिए राजेश जी, चौधरी जी बोलिए। बन रहे थे अभी, इतने में आप उखाड़ के फेंक देंगे। अरे राजेश चौधरी जी बोलिए। मनोज जी प्लीज मनोज जी प्लीज राजेश चौधरी जी को बोलने दीजिए। बोलिए। करने लगे, बीच में बोल रहे हैं आप यहाँ भी। अरे बोलिए महाराज, बोलिए चौधरी जी बोलिए, नहीं समय अंतिम चरण में पहुंच रहा है, बोलिए। देखिए आजमगढ़ में चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी नहीं गए। रामपुर जो इनका गढ़ होता, इनके चाचा आजम खां, वहां के सर्वे सर्वा होते थे, वहां ये नहीं गए। इनकी घबराहट और इनकी पराजय इसी में दिख रही है कि वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का पूरा बयान सुनिए कि मैं यहीं रहूंगा, यहीं डेरा डालूंगा। तो आप समझिए, इतने बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और एक सीट पर रह करके चुनाव लड़ेंगे, तो जनता का मनोबल क्या है, जनता का क्या चाहती है। ठीक बात है राजेश चौधरी जी। राजेश यादव उंगली उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं भाई। राजेश यादव जी बोलिए। अनम्यूट कर लिया महाराज, आपकी आवाजें नहीं आती। नहीं आ रही राजेश जी, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। चलिए मुझे जो शिवपाल सिंह यादव जी हैं जी, वो उनको रखे बिना समाजवादी पार्टी के नेता, मैं अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा हूं, जो छोटे कार्यकर्ता है, जो सोचते कि किसी तरह से अगर कहीं शिवपाल सिंह यादव आ गए तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। कृपया करके चाचा और भतीजे के बीच में कोई गलत फहमी न पैदा करें। जब चाचा आएगा सरकार तभी बनेगी, जब चाचा आएगा तभी आप लोकसभा की सीट 100% जीत पाएंगे। मनोज यादव राजेश यादव ने बहुत बड़ी बात कही कि बिना चाचा के आप 100% जीत का दावा नहीं कर सकते, फंस जाएंगे, और सरकार भी चाचा ही आएंगे तभी बनेगी। बोलिए, बहुत जल्दी में फिर। दुर्गेन जी अवध क्षेत्र में एक कहावत है कि लाठी मारने से पानी नहीं अलग होता। क्या बात है, क्या बात है, आपने मास्टर दूसरा जवाब मेरे पास नहीं है जी। इसके अलावा दूसरा जवाब मैं नहीं दे सकता इस विषय पे, क्योंकि वो पारिवारिक मामला है। अवध क्षेत्र की बात आपने की, अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक तो अवध की कहावत कोट की मनोज यादव ने, और दूसरी बात यह है कि आपका फाइनल कमेंट आज के मंथन में कि मैनपुरी के बाद आपने कहा कि सिंपैथी मिल जाएगी, मनोज यादव ने कहा कि बहुत सारा काम नेताजी ने किया है, लेकिन ओवरऑल मैनपुरी के बाद समाजवादी पार्टी बिना नेताजी के समाजवादी पार्टी को किस ओर देखते हैं? आगे के चुनाव, आगे की रणनीति, आगे की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, संक्षिप्त कमेंट चाहूंगा। मंथन अब खत्म होने की तरफ है। डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं समझता हूं कि नेताजी की अनुपस्थिति में ये पहला चुनाव है, और नेताजी जैसी टावरिंग पर्सनालिटी के छाया में ही समाजवादी पार्टी प्रारंभ से चली है और यहाँ तक चली है। जब से वे नहीं चल रहे थे तब से ही पार्टी भी लड़खड़ा गई है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। उनकी जैसी सांगठनिक क्षमता रखने वाला व्यक्ति, उनके जैसे सामान्य जनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति समाजवादी पार्टी में भी अब नहीं है, इसमें मुझे कोई संदेह कहने की नहीं है। वो जो समाजवाद का जो वर्तमान चेहरा है वो नेताजी के उन संघर्षों से बहुत दूर है। और मुझे लगता है कि जैसा मैंने आपको पहले ही कमेंट में कहा कि इस चुनाव में तो मुझे लगता है कि सिंपैथी मिल जाएगी, लेकिन आगे आने वाली राह समाजवादी पार्टी के लिए शिवपाल यादव कोई फैक्टर होंगे बहुत जल्दी में? दीक्षित जी, शिवपाल यादव कोई फैक्टर होगा? शिवपाल यादव जी फैक्टर हो सकते थे अगर वो कंफ्यूज नहीं होते। वो कंफ्यूजन में ही चले जा रहे हैं कि वो किधर जाएं, और इस कंफ्यूजन में वे स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। पार्टी का नुकसान तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन स्वयं का भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। उन्हें स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में आना चाहिए था, और वे नेताजी के सबसे विश्वस्त लोगों में से रहे हैं। लेकिन इस वक्त के जो कंफ्यूजन में जो चाचा भतीजे परिवार पार्टी के बीच में जो द्वंद्व हुआ, उस द्वंद्व में सबसे बड़े लूजर के रूप में मैं उनको देखता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर दीक्षित जी, आपका बहुत शुक्रिया। मनोज यादव जी बहुत शुक्रिया। माफी अब इस पे कमेंट मत कराइए। माफी के साथ में
बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, गोस्वामी जी बहुत धन्यवाद, राजेश चौधरी जी का भी बहुत धन्यवाद, और सभी मेहमानों का धन्यवाद, और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो मंथन को देखते हैं, के न्यूज़ को देखते हैं। बहुत बहुत उनका आभार, बहुत धन्यवाद। आज अब वक्त चलते चलते का, और चलते चलते में पूरे देश और दुनिया में फैले भारतीयों और ख़ास तौर पर बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बाल दिवस चाचा नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है, और चाचा नेहरू बच्चों के प्रिय चाचा थे, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन आज हम अपने इस सेगमेंट में चाचा नेहरू के परिवार के एक ऐसे शख्स के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं जो शायद बच्चों से उतना ही प्रेम करता है जितना चाचा नेहरू करते थे। इन पलों को देखिए, आनंद लीजिए बदलती राजनीति की इस तस्वीर का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छी एक और चाहिए? क्यों? खाती नहीं हो? तो फिर मुंह में क्या डाल दिया आपने? खाती नहीं हूँ, तुमने खिलाया उसके वजह से नहीं खाना पड़ा। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है? मतलब सब लोग आए हुए हैं, क्या तमाशा हो रहा है? आपका कार्यक्रम है, पापा इधर आते, ये काम करते पूरा। क्या? और ये संभालना पूरा। और आपके भाई बहन? नहीं, बहन नहीं है। भाई है? बड़ा है आपसे? हाँ, थोड़ा बड़ा है और एक छोटा है मेरे से। पिटाई करता है आपकी? वही करता है मेरे से। करता है? हाँ? क्या क्या करता है? वो मैं साइकिल खेल रही, ये कर रही, वो कर रही, तो ऐसा धक्का देता है। फिर आप खाना चाहते हो? अब मिलेगा तो खाना। सुबह से मैंने खाना नहीं खाया। आप